हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल और परमाणु नाभिक की खोज किस प्रकार से हुई और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले लेते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखो, परमाणु मॉडल क्या होता है। मतलब देखो, जो अपरमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये अपरमाणविक कण परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई परमाणु मॉडल दिए गए। तो उन्हीं में से पहला परमाणु मॉडल ये है थॉमसन का परमाणु मॉडल, और ये 1898 में इस मॉडल को थॉमसन ने दिया था। इस मॉडल की जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से है। थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है? तो थॉमसन के अनुसार परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में जो धनावेशित द्रव्य होता है वो परमाणु में समान रूप से फैला रहता है, और इलेक्ट्रॉन उस धनावेशित द्रव्य में इस प्रकार से धसे रहते हैं जिस प्रकार से तरबूज के बीज धसे होते हैं ना, उसी प्रकार से परमाणु में जो धनावेशित द्रव्य होता है वो धनावेशित द्रव्य परमाणु में समान रूप से फैला रहता है, और उस धनावेशित द्रव्य में इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से धसे रहते हैं जिस प्रकार से तरबूज के बीज धसे रहते हैं। तो इसलिए इस परमाणु मॉडल को थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और देखो, इस परमाणु मॉडल में एक इंपॉर्टेंट चीज ये मानी गई कि जो धनावेशित द्रव्य होता है ना, वो धनावेशित द्रव्य परमाणु में क्या है, वो समान रूप से बटा हुआ है, समान रूप से फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन उस धनावेशित द्रव्य में ठीक उसी प्रकार से धसे होते हैं जिस प्रकार से तरबूज के बीज धसे होते हैं। देखो, ये जो परमाणु मॉडल है ये परमाणु की विद्युत उदासीनता को तो स्पष्ट करता है, लेकिन ये परमाणु मॉडल भविष्य में जो प्रयोग परमाणु की संरचना से संबंधित हुए उनके परिणामों को ये परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो इस वजह से थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है वो फेल हो गया। देखो, जैसे इस परमाणु मॉडल में ये माना गया कि भाई जो धनावेशित द्रव्य होता है ना, वो परमाणु में समान रूप से फैला रहता है, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने ये ज्ञात किया कि परमाणु में धनावेशित द्रव्य जो है वो समान रूप से नहीं फैला होता, बल्कि जो धनावेशित द्रव्य होता है, परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है ना, वो तो एक सूक्ष्म स्थान घेरे होता है, और उसी को कहते हैं परमाणु का नाभिक। तो इस वजह से ये जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। और रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज से इस थॉमसन के परमाणु मॉडल का खंडन किया। तो अब देखते हैं परमाणु नाभिक की खोज किस प्रकार से हुई। तो ये तो बात हुई थॉमसन के परमाणु मॉडल की। अब बात करते हैं परमाणु नाभिक की खोज। अब देखते हैं, देखो, परमाणु नाभिक की खोज किस प्रकार से हुई। परमाणु नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। किसने की परमाणु नाभिक की खोज? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयोग किए, और एक प्रयोग में इन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड
और इनके दो शिष्य थे, हेंस गीगर व अर्नेस्ट मार्सडेन। एक प्रयोग में इन्होंने रेडियम से निकलने वाले एल्फा किरण पुंज और धातु के जिंक सल्फाइड, धातु के प्रतिदीप्तिशील पर्दे के बीच में एक स्वर्ण धातु की बहुत पतली पन्नी रख दी, लगभग 100 नैनोमीटर मोटी। एक प्रयोग में इन्होंने रेडियम से निकलने वाले एल्फा किरण पुंज और प्रतिदीप्तिशील पर्दे के बीच में स्वर्ण धातु की एक बहुत बारीक लगभग 100 नैनोमीटर मोटी पतली जो है गोल्ड फॉयल इन्होंने रख दी और माइक्रोस्कोप के द्वारा एल्फा कणों के प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर गिरने से विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न चमक का इन्होंने अध्ययन किया। एक बार फिर से सुनिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और हेंस गीगर, और ये दो शिष्य थे रदरफोर्ड के, इन्होंने रेडियम से निकलने वाले एल्फा किरण पुंज, एल्फा किरणें जो होती है ना वो एल्फा कणों से मिलकर के बनी होती है, तो इन्होंने रेडियम से निकलने वाले एल्फा किरण पुंज और धातु के प्रतिदीप्तिशील पर्दे के बीच में एक स्वर्ण धातु की बहुत पतली लगभग 100 नैनोमीटर मोटी इन्होंने एक गोल्ड फॉयल रख दी और रखने के बाद में इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा एल्फा कणों के प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर टकराने से जो विभिन्न स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है उसका अध्ययन किया। देखो इसको अभी हम इस चित्र के द्वारा देखते हैं। एक प्रयोग में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ये देखो यहाँ पर ये एल्फा कणों का स्रोत है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यहाँ पर रेडियम मान सकते हैं, रेडियम जो होता है उससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है ना, और वो इस लेड धातु की प्लेट्स में से होकर के वो सीधी रेखा में चलती है। तो एक प्रयोग में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रेडियम से निकलने वाले एल्फा किरण पुंज और जिंक सल्फाइड धातु के प्रतिदीप्तिशील पर्दे के बीच में एक स्वर्ण धातु की बहुत पतली पन्नी रख दी जिसकी मोटाई लगभग 100 नैनोमीटर थी। वो गोल्ड फॉयल उन्होंने रख दी। देखो ये यहाँ से ये एल्फा रेज है, एल्फा रेज ये प्रतिदीप्तिशील पर्दा है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और यहाँ पर ये गोल्ड फॉयल रखी हुई है। देखो ये एल्फा किरणें हैं, ये एल्फा किरणें हैं और ये प्रतिदीप्तिशील पर्दा है और ये गोल्ड फॉयल है। तो ये काम किया उन्होंने। तो और फिर क्या किया उन्होंने, देखो जो एल्फा कण होते हैं ना, एल्फा कण जो एल्फा किरणें होती है वो एल्फा कणों से मिलकर के बनी होती है, और जो जब एल्फा कण इस पर्दे पर जहां पर भी टकराते हैं उन स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है। तो जो ये एल्फा किरणें हैं, एल्फा किरणें धातु के प्रतिदीप्तिशील पर्दा जिंक सल्फाइड से बना हुआ और गोल्ड फॉयल, इनके बीच में क्या रख दिया उसने, गोल्ड फॉयल रख दी, और माइक्रोस्कोप के द्वारा एल्फा कणों के पर्दे पर विभिन्न स्थानों पर गिरने से उत्पन्न चमक की जांच की। उन्होंने ये पाया कि गोल्ड फॉयल की अनुपस्थिति में, इस गोल्ड फॉयल की अनुपस्थिति में जो एल्फा किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती है
और पर्दे पर केवल एक ही स्थान पर चमक उत्पन्न करती है। अल्फा किरणें क्या गोल्ड फॉयल की अनुपस्थिति में वो सीधी रेखा में चलती है और पर्दे पर केवल एक ही स्थान पर चमक उत्पन्न करती है। लेकिन जब पर्दे और अल्फा किरण पुंज के बीच में गोल्ड फॉयल रख देते हैं तो पर्दे पर विभिन्न स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है। अब ये चमक क्यों उत्पन्न होती है? जो गोल्ड फॉयल होती है, स्वर्ण धातु की जो पतली पन्नी होती है, वो अल्फा कणों का बिखराव कर देती है। अल्फा कणों का वो परिकिरणन करती है। अल्फा किरणें जो होती है ना, वो अल्फा कणों से मिलकर के बनी होती है। तो गोल्ड फॉयल की उपस्थिति में जो गोल्ड फॉयल होती है वो अल्फा कणों का बिखराव कर देती है। तो इस वजह से पर्दे पर विभिन्न स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है। अब ये जो विभिन्न स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है, इसकी रदरफोर्ड ने जांच की कि ये जो प्रतिदीप्तिशील पर्दा लिया जिंक सल्फाइड का, इस पर विभिन्न स्थानों पर चमक क्यों उत्पन्न होती है। तो विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न चमक की जांच करने के बाद में उन्होंने पाया कि अधिकांश जो अल्फा, देखो यहां पर इस चित्र में देखिए, ये अल्फा कणों का पुंज है, अल्फा रेज है। ये जो अल्फा किरणें होती है ना, वो अल्फा कणों से मिलकर के बनी होती है। और देखो ये परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है, बीच में ये धनावेशित भाग है परमाणु का। तो इस अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग से उन्होंने जो विभिन्न स्थानों पर जो चमक उत्पन्न हुई थी, उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं ना, वो सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो परमाणु है, परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या है? वो खोखला है ना। देखो ये एक परमाणु ये है, देखो यहाँ से ये परमाणु जा रहा है, ये परमाणु है, और ये अल्फा कण जा रहा है। देखो यहाँ से ये अल्फा कण जा रहा है ना। और देखो यहाँ से ये अल्फा कण जा रहा है ना, परमाणु के अंदर से होता हुआ। और यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। तो अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो बिना विक्षेपित हुए वो सीधे निकल जाते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो परमाणु है, परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है। अब कुछ अल्फा कण जो होते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित होते हैं। जैसे यहाँ पर इसको देखिए, ये कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित होते हैं। तो इससे उन्होंने देखो अल्फा कण जो होते हैं वो होते हैं धनावेशित। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला, भाई वो विक्षेपित क्यों हुए? क्योंकि ये विक्षेपण किस वजह से हुआ? क्योंकि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जो अल्फा कणों को विक्षेपित करता है। जो अल्फा कण है वो विक्षेपित हुए। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है। क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, तो धनावेशित भाग ही अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। तो कुछ अल्फा कण जो होते हैं ना, वो अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए हैं। और कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा एंगल पर विक्षेपित होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल से वो विक्षेपित होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित भाग है
और जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है वो बहुत सघन व दृढ़ है। वो क्या है? बहुत सघन व दृढ़ है। देखो यहाँ तो कई सारे परमाणु दे रखे हैं। अब मैं आपको केवल एक परमाणु का एग्जाम्पल लेकर के इसको बताता हूँ। जब रदरफोर्ड ने एल्फा कणों के प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर टकराने से उत्पन्न चमक की जांच की तो उसके अध्ययन से उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है, क्योंकि जो अधिकांश एल्फा कण होते हैं ना वो परमाणु में से होकर के वो सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश जो एल्फा कण होते हैं वो क्या, अब जो एल्फा कण होते हैं, एल्फा कण क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। एक एल्फा कण पर 2 यूनिट का धनावेश होते हैं, धनावेश होता है। तो अधिकांश एल्फा कण जो होते हैं वो परमाणु में से होकर के वो सीधे निकल जाते हैं। तो इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या है? खोखला है। कुछ एल्फा कण जो होते हैं वो अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ एल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं इस प्रकार से। ये अल्फा रेस, ये क्या है? ये अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें जो होती हैं अल्फा कणों से मिलकर के बनी होती है। तो कुछ अल्फा कण जो होते हैं अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है, क्योंकि धनावेश जो होता है वो धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, जिससे जो अल्फा कण होते हैं वो विक्षेपित होते हैं, है ना। तो इसलिए वो पर्दे पर, है ना, अगर यहाँ पर पर्दा माने तो पर्दे पर वो यहां पर चमक उत्पन्न करते हैं। तो कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित होते हैं। तो इससे उसने, रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए हैं। जबकि थॉमसन के परमाणु मॉडल में तो ये माना गया था कि जो धनावेश है वो परमाणु में समान रूप से फैला होता है, लेकिन नहीं, रदरफोर्ड ने ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि जो धनावेशित भाग होता है वो परमाणु के केंद्र में होता है। अच्छा, कुछ एल्फा कण जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा विक्षेपित होते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना उससे भी ज्यादा एंगल से विक्षेपित होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित भाग है, जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए हैं, वो बहुत भारी और सघन है। वो धनावेशित भाग क्या है? वो बहुत भारी और सघन है, क्योंकि एल्फा कण 90 डिग्री के एंगल से भी ज्यादा विक्षेपित हो रहे हैं। और 20,000 कणों में से एक एल्फा कण जो होता है वो अपने नाभिक से प्रतिकर्षित होकर के अपने मूल पथ पर वापस लौट आता है। तो इससे ये क्या है? ये है परमाणु का नाभिक, ये पूरा परमाणु है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म धनावेशित भाग है और वो धनावेशित भाग जो है वो बहुत भारी है, सघन है और दृढ़ होता है। तो देखो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की और इस प्रयोग को कहते हैं एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग।
एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की। देखो इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का कुल धनावेश, परमाणु का कुल धनावेश व उसका लगभग समस्त द्रव्यमान, उसका लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में संचित रहता है। परमाणु का कुल धनावेश और उसका लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में संचित रहता है और जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए हैं। तो परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें उसका लगभग कुल धनावेश और उसका लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है, उसी को कहते हैं परमाणु नाभिक। परमाणु नाभिक क्या है? परमाणु नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है जिसमें उसका कुल धनावेश और उसका लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है और ये परमाणु में अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए होता है। तो इस भाग को ही कहते हैं परमाणु नाभिक। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻10 मीटर होती है। तो इससे आप परमाणु के नाभिक का और परमाणु के आकार का अंतर आप समझ सकते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि जो परमाणु का जो नाभिक होता है वो परमाणु के नाभिक का आकार कुल परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर हम परमाणु के नाभिक के आकार और परमाणु के आकार को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम परमाणु के नाभिक को क्रिकेट की बॉल मान लें तो परमाणु की जो त्रिज्या है ना वो उसकी जो परमाणु की जो त्रिज्या होगी ना वो 5 किलोमीटर की होगी। तो परमाणु के नाभिक और परमाणु का जो आकार होता है, कुल परमाणु का जो आकार होता है, उनमें ये अनुपात होता है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा परमाणु नाभिक की खोज की और इसी आधार पर इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया जिसे कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो अब देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार से है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन गोलाकार कण है। परमाणु क्या है? एक अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन गोलाकार कण है जो दो मुख्य भागों से निर्मित होता है, धनावेशित भाग और नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु क्या है? परमाणु एक अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन गोलाकार सूक्ष्म कण है। अब देखो ये बात तो टॉमसन ने भी बताई थी कि परमाणु जो होता है वो एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। इसने भी वही बात बताई कि परमाणु एक अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन गोलाकार कण होता है, परंतु इसने ये बताया कि जो परमाणु होता है ना वो दो
भागों से निर्मित होता है, धनावेशित भाग और नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र, है ना। इसको नाभिक मानिए, नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। परमाणु का कुल धनावेश और उसका जो लगभग समस्त द्रव्यमान होता है वो परमाणु के केंद्र में निहित होता है। परमाणु का कुल धनावेश और उसका लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में संचित रहता है और ये अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए होता है। तो परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें उसका लगभग समस्त द्रव्यमान और कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान उसमें संचित रहता है, उसको कहते हैं परमाणु नाभिक। इसी को क्या कहते हैं? परमाणु नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अपेक्षाकृत अधिक दूरियों पर विभिन्न वर्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अपेक्षाकृत अधिक दूरियों पर विभिन्न वर्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और किसी परमाणु में, है ना, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न वर्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो धनावेशित यूनिटों की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। अब देखो, जो परमाणु का नाभिक होता है वो होता है क्या? वो धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉनों पर क्या? इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित। तो जो धनावेशित नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक की ओर आकर्षित होकर के वो नाभिक में नहीं गिरते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण के कारण उत्पन्न अपकेंद्र बल, इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण के कारण उत्पन्न अपकेंद्र बल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तेजी से घूम रहा है ना, तो इसके घूमने से जो अपकेंद्र बल होता है वो इस नाभिक के आकर्षण बल को वो संतुलित कर देता है। नाभिक इसको अपनी ओर खींचता है ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। क्योंकि ये क्यों नहीं गिरते? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण के कारण उत्पन्न अपकेंद्र बल वो नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर यानी कि सोलर या इसको ग्रहीय प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है इसको सोलर या इसको ग्रहीय प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस परमाणु मॉडल में ये संकल्पना की गई है कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो इसी वजह से रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसको सोलर या प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी फेल हो गया, ये परमाणु मॉडल भी असफल हो गया। अब देखते हैं ये परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था ये क्यों फेल हो गया, इसको समझते हैं। देखो, मान लीजिए, अच्छा, ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है ये परमाणु के अस्थायित्व
उसकी स्टेबिलिटी की व्याख्या ये परमाणु मॉडल नहीं कर सका। इसको समझते हैं। देखो देखो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है और वो किसी कक्षा में वो घूम रहा है। मान लो ये एक पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक कक्षा में इस ऑर्बिट में घूम रहा है। और मान लीजिए ये पिंड जो है वो इस कक्षा में मान लीजिए वो स्थिर वेग से घूम रहा है। स्थिर वेग से घूमने पर भी इस पिंड में त्वरण होगा। इस पिंड में क्या होगा? त्वरण होगा। इसमें एसिलरेशन होगा। एसिलरेशन इसमें होगा क्योंकि जो त्वरण होता है वो त्वरण जो होता है ना, त्वरण दिशा पर निर्भर करता है। क्योंकि जब पिंड जो है वो एक कक्षा में घूमता है ना, तो वो लगातार उसकी दिशा चेंज होती है। देखो जैसे मान लो यहां पर इसकी दिशा ये है ना, यहां पर आया ये घूमता हुआ तो इसकी दिशा मान लीजिए ये हो गई। यहां आया तो इसकी दिशा क्या हो गई? ये हो गई, है ना। तो जब कोई पिंड किसी कक्षा में घूमता है, किसी ऑर्बिट में घूमता है, भले ही वो स्थिर वेग से घूम रहा है, दिशा परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण होता है। जब हम यही बात इलेक्ट्रॉन पर लागू करते हैं तो इस बात को इलेक्ट्रॉन पर लागू करने में ये परमाणु मॉडल विफल हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो इस मॉडल में ये माना गया कि भाई परमाणु के केंद्र में तो होता है परमाणु का नाभिक, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से घूमता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इस इलेक्ट्रॉन में भी त्वरण होना चाहिए, इसमें भी एक्सीलरेशन होना चाहिए। एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम है मैक्सवेल ने क्लार्क मैक्सवेल इस वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। एक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत के अनुसार जो त्वरित आवेशित कण होते हैं, जो एसिलरेटेड त्वरित आवेशित कण, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, त्वरित आवेशित जो कण होते हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। त्वरित आवेशित कण जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऊर्जा के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उत्सर्जन करते हैं। इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जो त्वरित एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं, है ना, जो गतिशील चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनमें त्वरण होता है, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है और ये एक इसमें त्वरण होता है और ये आवेशित होता है, तो इसको विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में इसको ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए। अब जब ये लगातार घूम रहा है तो इससे ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन होते रहना चाहिए विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, और जब इससे लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहेगा तो इसकी जो त्रिज्या है
वो लगातार घटती जाएगी। अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये इसमें नाभिक में गिर करके इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाएगा। और कैलकुलेशन करने पर ये पता चला कि अगर ऐसा हो तो 10⁻⁸ सेकंड में ही 10⁻⁸ सेकंड में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक में गिर करके वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। भाई परमाणु तो स्टेबल होता है ना, तो अगर इस प्रकार से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न वर्तीय कक्षाओं में जो है वो घूमते रहते हैं, है ना, और अगर हम उन पर ये विद्युत मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत लागू करें तो इसको लागू करने पर ये पता चलता है क्योंकि इसमें त्वरण होता है। त्वरण होने से जो मूविंग चार्ज पार्टिकल होते हैं वो लगातार उनसे विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होना चाहिए जिससे उनकी ऊर्जा कम होती जाएगी और अंत में 10⁻⁸ सेकंड में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में गिर जाएगा। तो ये मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका, है ना। अच्छा, अगर देखो जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ग्रह तो अब त्वरण तो उनमें भी होता है, तो वो सूर्य में क्यों नहीं गिरते, सूर्य से क्यों नहीं टकराते? क्योंकि वो आवेशित नहीं होते। ग्रह जो होते हैं वो आवेशित नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। इसी प्रकार से ये परमाणु के रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। क्या होता है रेखिक स्पेक्ट्रम, ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। तो थैंक यू, नमस्कार।